अध्याय 5 मानव संसाधन। किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहां की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, आदि आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्यकुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है, लोग वहां औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है, उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वालों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। देश की आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी होता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 1,21,01,93,422 यानी 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, जहां विश्व की आबादी का 20% रहता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,40,196
यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गांवों में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहां लगभग 69% लोग गांवों में रहते हैं और केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? हमारे राज्य के लगभग 23% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहरों में रहते थे। जनगणना का इतिहास। आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 में, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीब 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका था। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है, नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 ही स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 991 और छत्तीसगढ़ 991। वहीं हरियाणा 877, गुजरात 912 और राजस्थान 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बालक बालिका का अनुपात 1000 प्रति 914 है। हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां यह अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है।
उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृ प्रधान समाज महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा। इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति को बयां करती हैं, तो दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ भी पिछले 3 दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों से एक और लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। काम और कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश की जनगणना में किसे श्रमिक या उत्पादक, काम करने वाला माने, ये बहुत उलझाने वाले सवाल हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे होते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका ठीक ठीक हल तो नहीं निकल सकता है, मगर जनगणना आयोग उसके लिए एक काम चलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल हैं। इस तरह उपर्युक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन दैनिक घरेलू काम करना, जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है। यहाँ 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 52% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। साक्षरता। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.04% थी, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे थे। अगर आप पहले की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज 18% थी, अर्थात 100 में 82 लोग निरक्षर थे, वहीं 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 64.84 हो गई। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई, पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। जहां पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता
65.46% है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है, जैसे कि एक तरफ जहां केरल 93.93%, मिजोरम 91.58%, त्रिपुरा 87.75% राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं, वहीं बिहार 63.82%, राजस्थान 67.06%, झारखंड 67.65% आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। जनसंख्या और विकास। विकास का मतलब क्या है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि है? किसी देश का आर्थिक विकास वहां के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं, यह कैसे पता करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पाठ में पढ़ा होगा। हम किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं? इन सवालों के जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है। वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे। हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। हक के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदंड तय किए। पहला मापदंड स्वास्थ्य से संबंधित है। किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, इसे जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। दूसरा मापदंड है शिक्षा। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे हैं और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा मापदंड है आर्थिक विकास। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 130वां है और उसे 609 अंक प्राप्त हैं। सर्वाधिक अंक 944 नार्वे को मिले हैं, जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म पर संभावित आयु 68 वर्ष है, जबकि नार्वे में यह 81.6 वर्ष है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है, जबकि नार्वे के औसतन वयस्क 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त हैं। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नार्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे साक्षरता दर, कुपोषित बच्चों व वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि। इनके बारे में आप इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में पढ़ेंगे। अध्याय 6 मानव अधिवास। मानव अधिवास से तात्पर्य मानव द्वारा रचित उस रचना से है जो उसके रहने या कार्य करने या अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई है। ये अधिवास मानव के सांस्कृतिक वातावरण का अभिन्न अंग होते हैं। अधिवास निर्माण की पहली कड़ी मकान है, जिसके कार्य व संख्या के आधार पर
मानव अधिवास गांव, पुरवा, नगर, कस्बा और महानगर का रूप ग्रहण करता है। मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मकानों के निर्माण एवं प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है, वहीं लोग मचानों पर बने झोपड़ों में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तंबुओं तथा टुंड्रा जैसे शीत प्रदेशों में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं। तापमान, वायु की गति एवं दिशा, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता आदि जलवायु के प्रमुख कारक हैं। प्रायः शीत एवं शीतोष्ण प्रदेशों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है। उष्ण प्रदेशों में कड़ी धूप से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर छप्पर डालते हैं तथा दीवार की मोटाई अधिक रखी जाती है। ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मकानों का रुख पूर्व या दक्षिण पूर्व रखा जाता है। जहां वर्षा कम होती है, वहां मकान की छत चौरस और अधिक वर्षा वाले भागों में ढलवा छत बनाई जाती है। दरवाजों और खिड़कियों पर छज्जे बनाए जाते हैं। मकानों के निर्माण में जहां जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में पत्थर का उपयोग, वनाच्छादित भागों में बांस, तख्ते व लट्ठे का उपयोग करते हैं। जापान जैसे भूकंप प्रभावित देश में लकड़ी या हल्की वस्तुओं से मकान बनाते हैं। यातायात के साधनों के विकास एवं वर्तमान युग में उपलब्ध नए साधनों द्वारा अब मकानों के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान से प्राप्त संगमरमर का उपयोग देश के कोने कोने में हो रहा है। टीन के चद्दर का उपयोग अधिक वर्षा वाले इलाकों में अधिक होता है। मकानों के निर्माण में धरातली उच्चावच का ध्यान रखा जाता है। पर्वतीय ढालों में कई स्तर पर मकान बनाए जाते हैं। निचले ढाल की दीवार अधिक ऊंची व पीछे की ऊंचाई कम होती है, जबकि मैदानी भाग में समान ऊंचाई की दीवारें होती है। दलदली क्षेत्र में नींव गहरी व पक्की होती है। सुरक्षा, गोपनीयता, एकांतता मकानों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मसाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर क्रॉल का निर्माण करते हैं। वर्तमान में भूमिगत कमरे भी बनने लगे हैं, जो बहुमूल्य वस्तुओं को रखने और गोपनीयता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आवास का आकार, प्रकार व सजावट निर्माणकर्ता की संपन्नता का प्रतीक है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति स्थानीय निर्माण सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री बाहर से मंगा लेते हैं। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आवास निर्माण में एक भाग पुरुषों के लिए, दूसरा भाग महिलाओं के लिए होता है। जहां परंपराएं व मान्यताएं पुरानी हैं, इस प्रकार भारत में वास्तुकला के अनुसार मकान निर्माण की परंपरा है। ग्रामीण अधिवास। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं, जिन्हें पुरवा, टोला, पारा आदि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पारा, डीह, मजरा के नामों का प्रचलन है। इन गांवों में अनेक सामाजिक सुविधाएं सुलभ रहती हैं, जैसे सार्वजनिक कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, चिकित्सालय, क्रय विक्रय केंद्र, पुलिस थाना आदि। भारत में ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं। पहला, सघन अधिवास। दूसरा, विखंडित अधिवास। तीसरा, पल्ली पूर्वा अधिवास। चौथा, प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। पहला, सघन अधिवास। इन अधिवासों में मकान पास पास व सट कर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों में
सारे अधिवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से दूर होते हैं। इन आवासों का वितरण उत्तर गंगा, सिंधु का मैदान, ओडिशा तट, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम, त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटी में मिलते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं। दूसरा, विखंडित अधिवास। ऐसे अधिवास में केंद्र में एक सघन बसाहट होती है। इसके चारों ओर पल्ली पुरवा बिखरे हुए बसे होते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। तीसरा, पल्ली पुरवा अधिवास। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा ऐसे आवास प्रभावित होते हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें पल्ली, पारा, पुरवा, मोहल्ला, घानी आदि कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। चौथा, प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासों की इकाइयां छोटी छोटी व घरों का समूह होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं। ग्रामीण अधिवास विभिन्न प्रतिरूपों में देखे जाते हैं। पहला, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। सड़कें आयताकार होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं। तीसरा, वर्गाकार प्रतिरूप। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों व सड़कों के मिलन स्थल से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी कभी गांवों में उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है। चौथा, वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयां बहुत अधिक सटकर बसी रहती हैं। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। यमुना के ऊपरी भाग, मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्य में ऐसे अधिवास के प्रतिरूप मिलते हैं। पांचवा, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक उन्मुख होती हैं। गुरु शिखर के पास माउंट आबू, राजस्थान, विंध्याचल मंदिर, उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख उदाहरण हैं। ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, प्राकृतिक कारक। भूमि की बनावट, जलवायु, ढाल की दिशा, मृदा की उर्वरता, अपवाह तंत्र, भूजल स्तर आदि कारकों का प्रभाव आवास के बीच की दूरियों व प्रकार इत्यादि पर पड़ता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहां मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास संकेंद्रित हैं। दूसरा, जाति व सांस्कृतिक कारक। जातीयता, समुदाय अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भूस्वामी जातियां गांव के केंद्र में बसती हैं और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली जातियां ग्राम की परिधि में बसती हैं। इसका परिणाम सामाजिक पृथकता तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है। सन 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई, जिसका दीर्घकालीन उद्देश्य आवासों की कमी की समस्या को दूर करना एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था को सुधारना
तथा सबके लिए बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर मुहैया कराना था। इसी क्रम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना लागू की गई। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त सेना और अर्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को शामिल किया गया। 3% मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद इंदिरा आवास योजना के तहत किया जाता है। ग्रामीण विकास योजना के तहत इंदिरा आवास के अतिरिक्त अटल आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि भी क्रियान्वित है। नगरीय अधिवास। किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, नगर, महानगर एवं विशालकाय नगर का रूप धारण कर लेता है। किसी नगर का विकास निम्नांकित अवस्थाओं में होता है। पहला, पूर्व बचपन। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं। 1-2 सड़कें होती हैं। सामान्य रूप से परिवेश ग्रामीण लगता है। दूसरा, शैशवावस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है। रहने योग्य मकान व दुकानें बन जाती हैं। तीसरा, किशोरावस्था। इसमें नगर की सड़कें, गलियां अधिक विकसित होने लगती हैं। आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। चौथा, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं। आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान बनने लग जाते हैं। पांचवा, अधेड़ावस्था। यह नगर के विकास व वैभव की चरमावस्था होती है। व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं। छठवां, वृद्धावस्था। यह नगर विकास की अंतिम दशा है जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समरकंद, कुस्तुनतुनिया, मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार। पहला, पूर्वा या नगला, लगभग 50 से 100 तक की जनसंख्या। दूसरा, नगरीय गांव, 100 से 5000। तीसरा, कस्बा, 5000 से 10000। चौथा, नगर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या। पांचवा, महानगर, 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या। छठवां, बृहद नगर, 50 लाख से अधिक। मानव सभ्यता के साथ नगर का विकास क्रम भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गांव के सदृश विकसित होते हैं, तत्पश्चात वृहद आकार लेते हैं। गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहा जाता है, जहां नगरों के समान सुविधाएं मिलती हैं। यही कस्बा नगरों में परिवर्तित होता है। वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पाद संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, वहां विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। नगरीय अधिवास कहलाता है। नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, जलवायु। अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, संघाई, लॉस एंजल्स, बीजिंग आदि ऐसे ही नगर हैं। दूसरा, धरातलीय स्वरूप। समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा,
खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। चौथा, जलापूर्ति के स्रोत। प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात के जरूरतों की पूर्ति इनसे होती है। लंदन, टेम्स नदी, न्यूयॉर्क, हडसन, शिकागो, मिशिगन, मॉस्को, मस्कवा, दिल्ली, यमुना, इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पांचवा, परिवहन एवं यातायात। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है, जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है। जहां दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं, वहां नगरीय अधिवास बनने लगता है। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान रहता है। छठवां, औद्योगिकरण। उद्योगों का विकास क्रमिक गति से होता है। जो उद्योग प्रधान हो जाता है, वह नगर क्रमशः महानगर का स्वरूप ले लेता है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लिवरपूल, भारत में टाटानगर, राउरकेला, भिलाई इसी प्रकार के नगर हैं। सातवां, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी। नगरों के विकास में पूंजी मुख्य है। इमारतों, सड़कों, जलापूर्ति, प्रकाश आदि की व्यवस्था में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकीय क्षमता के द्वारा संसाधनों का दोहन होता है। आठवां, व्यापार व वाणिज्य। परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर वाणिज्य का सूत्रपात होता है, जिसके आधार पर व्यापारिक नगर विकसित होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग के निकट मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्तर पर, मार्गों के मिलन बिंदुओं पर। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग के निकट। दूसरा, मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्थल पर। तीसरा, मार्गों के मिलन बिंदुओं पर। भारत में नगरीकरण की समस्याएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के बहुमुखी विकास के साथ नगरीय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई। जनसंख्या का यह स्थानांतरण रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में गिरावट, निम्न रहन सहन इत्यादि के कारण हो रहा है। नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की अधिक दरें, शहरों के चकाचौंधपूर्ण जीवन से ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है। प्रवास की इस प्रवृत्ति के कारण नगरों में कई समस्याएं जन्म ले चुकी हैं। पहला, पर्यावरणीय समस्या। नगरों में जनाधिक्य के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक हैं। इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को भी प्रभावित किया है। आवासों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता, फलस्वरूप धरातलीय जल स्तर में कमी हो रही है। महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। दिल्ली के पास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोगी नहीं रह गया है। इसी प्रकार अधिकांश महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 70 से 80 डेसिबल पहुंच गया है, जो श्रवण के लिए बाधक है। दूसरा, आवास की समस्या। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। इन झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के लोग होते हैं, जो अर्थाभाव के कारण
उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इनका शैक्षिक स्तर निम्न होता है तथा नगरों की साफ सफाई व्यवस्था का बोध न होने के कारण शहरी वातावरण संकटमय हो जाता है। यद्यपि इन्हीं बस्तियों से सस्ती दर पर अमीर घरों में काम करने वाले श्रमिक सुलभ होते हैं। अमीरी गरीबी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबों में आपराधिक भावना भी पनपती है, जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। तीसरा, रोजगार की समस्या। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गांव से शहरों की ओर अधिक स्थानांतरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जाती है। इस तरह भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन्हें रोकने हेतु जनसंख्या वृद्धि पर काबू करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए नगरों के समान ही गांव में समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव में नगरीय सुविधाओं की घोषणा की, जिसे पूरा PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज योजना कहा जाता है। इस योजना में ग्राम पंचायत और PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से गांव में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग विकास खंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के समीप बक्तरा गांव इसी योजना के तहत गोद लिया गया है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी का अर्थ है इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएं शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाई जाएंगी, साथ ही बचाव व सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे।